जय हिंद दोस्तों। ये मध्यकालीन इतिहास की पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दी थी जो आपको प्लेलिस्ट में बन जाएगी। हम इसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में 3 वीडियो बना दी थी और उसकी भी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने जाके वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लें हमारे चैनल में। अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए। मैं इसमें PYQ प्लस इसकी थ्योरी भी करा रहा हूँ साथ में। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट करें। तो दोस्तों मैंने प्राचीन इतिहास की दोस्तों वीडियो बना दी थी, 3 वीडियो बनाई थी दोस्तों। ठीक है, 40-40 मिनट की दोस्तों वो वीडियो है। और इस वाली वीडियो में मध्यकालीन इतिहास की सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था, तो देखते हैं फिर हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। मैं दोस्तों टॉपिक पर आपको क्वेश्चन सारे कराऊंगा, आप बस बने रहिए। तो देखते हैं इसकी वीडियो मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो हम लोग यहाँ से एक 36 प्रश्न आज देखेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन करा दिए थे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। पार्ट 1 वीडियो था, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो आप लोग यहाँ से 36 से क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का प्रश्न क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? महमूदाबाद, बीदर, आगरा या हिसार? ये RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था 6/1/2019 शिफ्ट 2 में। तो क्या रहेगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए। तो इसका दोस्तों आंसर है डी, हिसार। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का गठन किया था। ठीक है, इसकी थ्योरी देखते हैं दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। तो जो फिरोज शाह तुगलक था ये कौन था? मोहम्मद बिन का चचेरा भाई। ठीक है, और उसने वर्ष 1351 से 1838 तक शासन किया। ठीक है, तो उसने शासन कब किया याद रखना है। 1351 से लेके 1388 तक। नीचे करते हैं, ये क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में 4 नए कर लगाए। तो उसने कौन से कर लगाए? 4। खरात, भूमि कर, जजिया, धर्म कर, जकात, संपत्ति कर और खम्स, युद्ध के लूटे गए माल। ठीक है, तो ये 4 कर हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। जैसे पेपर में पूछ सकता है कि खरात, जो खरात कर है वो किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है वो भूमि संबंधित है। जजिया किससे संबंधित है? जकात किससे संबंधित है? और खम्स किससे संबंधित है? तो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के अथा और बिक चलाए। ठीक है, तो 2 नए सिक्के कौन? अधा और बिक। फिरोज शाह तुगलक अपनी राजधानी को सुशोभित करने के लिए 2 अशोक स्तंभ के अंबाला से तथा दूसरा मेरठ से लाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर जैसे कई शहरों का स्थापना की। तो फिरोज शाह तुगलक ने जैसे कि फतेहाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर की ये शहरों की स्थापना की। याद रखना है आपको। ये RPF SI में पूछा गया था दोस्तों। तो 37 क्वेश्चन दोस्तों हैं। ये क्या है? निम्नलिखित में से भक्ति संतों में से किसके पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? ठीक है, वल्लभाचार्य, साधना, माधवाचार्य या रामंदन? तो ये RPF SI में पूछा गया दोस्तों। क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए आप। तो इसका आंसर दोस्तों ए, वल्लभाचार्य ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या? पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादित किया। पुष्टि मार्ग एक आराधना का स्वरूप है। ठीक है, तो क्या है? पुष्टि मार्ग क्या है? आराधना का स्वरूप है जिससे श्री कृष्ण भगवान का उपासना की जाती है। पुष्टि मार्ग भक्ति का मार्ग है जिसका उल्लेख भगवत गीता में मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष और सरलता दृष्टिकोण के रूप में किया गया है। ठीक है, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत के प्रचारक थे। ठीक है, ये कौन किसके प्रचारक थे? शुद्ध और अद्वैत के। वल्लभाचार्य विजयनगर साम्राज्य के एक शासक श्री कृष्णदेव राय के समकालीन थे। ठीक है, और वे दैत और अद्वैत दर्शन के गुणों तथा अवगुणों पर एक दीर्घकालीन विवाद में भाग लेने के लिए उनके दरबार में थे। ठीक है,
तो इसके एक बार फिर से बताता हूँ। जो बल्वाचार विजयनगर साम्राज्य के एक शासक श्री कृष्ण देव राय से समकालीन थे, ठीक है, और वे दैत्य और दत्त दर्शन के गुणों तथा अवगुणों एक दीर्घकालीन विवाद में भाग लेने के लिए उनके दरबार में थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या रहेगा। 38 क्वेश्चन क्या है। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? ए फर्स्ट सूफी संप्रदाय से, सिख संप्रदाय से, शाही फरमान से या भक्ति संप्रदाय से। तो ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया था 2019 में, शिफ्ट 3 में। तो क्या रहेगा दोस्तों आंसर, आप सोचिए इसका 5 सेकेंड। 38 क्वेश्चन कि सिलसिला शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए सूफी संप्रदाय से सिलसिला का संबंध है शब्द, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है थ्योरी। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से। सिलसिला का अर्थ है एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य सत खड़ी का प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है? सत खड़ी का। सूफी आदेशों को भारत के अंदर और बाहर सिलसिला के नाम से जाना जाता है। तो सूफी आदेशों को भारत अंदर और बाहर सिलसिला के नाम से जाना जाता है। पकड़ता हूँ। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा पेश किया गया है। तो जो चिश्ती सिलसिला है भारत के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा पेश किया गया है। उर्दू में सिलसिला का अर्थ है गाथा। इसके अतिरिक्त सिलसिला का अर्थ है आध्यात्मिकता वंशावली के रूप में किया जाता है। तो इसका सिलसिला का अर्थ क्या है? आध्यात्मिकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया था। बहमनी राज किसके शासक के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? अलाउद्दीन, हसन, फिरोज शाह, बहमन, अहमद शाह या महमूद गवन। तो क्या रहेगा दोस्तों आंसर इसका कि बहमनी जो राज है वो किसके शासन में शक्तिशाली था, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका दोस्तों आंसर है डी महमूद गवन के शासन में। महमूद राज समुद्र गवन के शासन में के दौरान सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो बहनी राज में महमूद गवन के काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली इसमें था, ठीक है। महमूद गवन मोहम्मद शाह बहनी द्वितीय के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जो महमूद गवन था वो मोहम्मद शाह बहनी के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्हें मलिक उल तुज्जस की उपाधि दी गई। तो उन्हें उपाधि किसी गई? मलिक उल तुज्जर की, ठीक है। उन्होंने भीतर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे बनाए। तो उन्होंने इस्लाम के लिए काफ़ी मदरसे बनवाए, ठीक है। 40वां प्रश्न देखेंगे। ये आरपीएफ में पूछा गया था। तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1395 में, 1396 में, 1397 या 1398 में। तो क्या रहेगा दोस्तों 40वां का आंसर? तो इसका आंसर डी 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर ने दिल्ली वर्ष 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया। तो किसके दौरान आक्रमण किया? नसीरुद्दीन शासनकाल के दौरान। तैमूर एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की। तो कहाँ का था? तुर्क मंगोल का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो पूछा कि जो मुग़ल है उनका संस्थापक कौन है? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या शाहजहाँ। तो क्या रहेगा दोस्तों आंसर? आप सोचें इसका 5 सेकेंड। 41 क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर है बाबर। आपको पता होगा कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर थे, ठीक है। इसी कुछ थ्योरी देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, ठीक है। तो ये बाबर पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कब
14 फरवरी 1483 को अंदीजान में पैदा हुआ। तो कहाँ पे ये अंदीजान है? ये है उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये उज़्बेकिस्तान में जान है, ठीक है। अंदीजान में ये पैदा हुआ बाबर। कब हुआ? 14 फरवरी 1483 में। नेक्स्ट देखते हैं, उज़्बेकिस्तान में ये स्थित है, ठीक है। सेकंड क्या? बाबर ने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया। तो उसने क्या है, उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर मुगल वंश का स्थापना की, ठीक है। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, पहले युद्ध में पराजित कर दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों आपको? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ये 42 क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था? खिलजी राजवंश, सैयद राजवंश, तुगलक राजवंश या लोधी राजवंश? तो क्या रहेगा? पूछा दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था, तो ये बताना है आपको। तो क्या रहेगा दोस्तों, बताइए आप आंसर इसका। ये 42 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है दोस्तों डी, लोधी राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। इसकी कुछ थ्योरी देखते हैं। लोधी राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, ठीक है, बता दिया मैंने। लोधी वंश का स्थापना बहलोद खान लोधी ने की थी। तो इसमें ये बताया कि लोधी वंश का स्थापना किसने की थी? बहलोद खान लोधी। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है प्रश्न की लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखना है, बहलोद लोधी। लोधी वंश के शासनकाल की अवधि वर्ष 1451 से वर्ष 1526 तक थी, ठीक है। तो 14 से 51 से लेकर 1526 तक की इसकी अवधि थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या है। आरपीएफ कांस्टेबल पूछा गया दोस्तों है 19 में, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पूछा है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 15 में या 56 में, 16 में या 1825 में? तो क्या दोस्तों इसका आंसर बताइए आप। 5 सेकेंड आप क्या कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर है दोस्तों 1556 में पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तरी भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया। तो कब लड़ा गया? 1556 में। किसके बीच? हेमचंद विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर के सेना मध्य लड़ा गया, ठीक है। सेना अकबर और हेमंत चंद्र के बीच, ठीक है। अकबर के सेनापति बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत थी, ठीक है। तो इसमें जीता गया अकबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ये आरपीएफ कांस्टेबल पूछा गया था 2019 में। शिफ्ट देखता हूँ कौन सा शिफ्ट 1 में, ठीक है। दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? हुमायूं ने, अकबर में या औरंगजेब या बाबर ने? तो दिन ए इलाही ये क्या है? धर्म है, इसे किसने चलाया बताइए दोस्तों। 44 का आंसर क्या रहेगा? तो ये दीन ए इलाही अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसकी कुछ देखते हैं थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दीन ए इलाही अर्थात ईश्वर का धर्म, ठीक है। तो एक बार बताता हूँ। ये दीन ए इलाही का अर्थ मतलब होता है ईश्वर का धर्म, ठीक है। वर्ष 1582 में अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया? 1582 में, जो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है। सेकंड क्या है? अकबर का विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में जोड़ना था। तो इसका विचार कहता है हिंदू और इस्लाम को जोड़ना। लेकिन ईसाई धर्म, फारसी धर्म, जैन धर्म के
पहलुओं को भी जोड़ना था। तो ये क्या था, इसके विचार क्या था कि इस्लाम और हिंदू धर्म को जोड़ना और ईसाई धर्म, फारसी धर्म और जैन धर्म को भी जोड़ना। ठीक है। अकबर का शासनकाल वर्ष 1556 से वर्ष 1605 तक चला। ठीक है। तो इसका कब तक चला, 1556 से 1605 तक चला इसका शासनकाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या है। ये 45 क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है। तत्कालीन राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, सॉरी काकती वंश। ठीक है, ये काकती वंश है। एक मिनट बताता हूँ, ये काकती वंश का अंत किसके द्वारा किया गया। गुप्त वंशों द्वारा, चालुक्यों वंशों द्वारा, चोलो वंशों द्वारा, दिल्ली सल्तनत द्वारा। तो क्या रहेगा इसका आंसर 45 का। तो दोस्तों इसका आंसर ए आंसर रहेगा, गुप्त वंशों द्वारा काकती राजवंश का अंत किया गया। ठीक है। नेक्स्ट इसका देखते हैं थ्योरी। काकती राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का काफ़ी हमला सामना करना पड़ा। अंत वर्ष 1323 में यह वंश समाप्त हो गया। तो ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का ये काफ़ी सामना करते थे और इनका अंत कब हुआ, 1323 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 43। प्रसिद्ध यात्री लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश के संबंधित थे। ठीक है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो पूछा गया है कि लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश के संबंधित थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। कौन थे, लीबिया, अल्जीरिया, घाना या मोरस्को। तो कौन से देश की इन्होंने यात्रा की थी दोस्तों। तो पाँच सेकेंड जगह सोचे क्या रहेगी, 46 का आंसर ये। तो मोहम्मद इब्न बतूता ने मोरस्को की यात्रा की। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ थ्योरी। इब्न बतूता मोरस्को देश से आया था। कहाँ से, मोरस्को देश से ही आया था। ठीक है। इब्न बतूता एक अफ्रीका यात्री था, विद्वान था तथा लेखक था। तो एक विद्वान था, लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरस्को देश के प्रसिद्ध नगर ताजियर में 24 फरवरी वर्ष 1304 में 1304 में इसका जन्म हुआ था। तो कब हुआ था, 1304 में। ठीक है, 24 फरवरी 1304 में। इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था, जिसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। तो इसने कितनी दूरी तय की, 75,000 मील की यात्रा। अपनी यात्रा के दौरान इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1333 में भारत आया। तो ये कब किसके शासनकाल में भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को कब आया, 1333 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है इसका। ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है। ठीक है, तो पूछा दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किस शासनकाल में देखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक, गियाउद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी के। तो क्या रहेगा इसका आंसर दोस्तों ए आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ए आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका नीचे थ्योरी। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग शासक था। ठीक है, तो सारे सुल्तानों से में से सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग शासन था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया, 26 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या रहेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। फतूहात ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियां का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो पूछा गया जो फतूहात ए फिरोज शाही है, किसकी प्रशासनिक उपलब्धि का वर्णन दिया गया है। गुलबन बेगम, अबुल फजल या जियाउद्दीन
बर्नी या फिरोज शाह तुगलक। तो क्या रहेगा इसका आंसर 48 का दोस्तों ये। तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसकी थ्योरी देखते हैं। फिरोज शाह फतुहार ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है, ठीक है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। जो फतुहार ए फिरोजशाही ये बुक है दोस्तों, जिसने फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासनिक उपलब्धि का वर्णन दिया गया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया है। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो उसने अपने शासन में चांदी के, तांबे के, ठीक है, ये सिक्के चलाए थे, जिन्हें ऊपर करते हैं, जिन्हें अर्था एवं बिक कहा जाता है, ठीक है। तो क्या आता है अर्धा एवं बिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुद माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो किसने किया, गुरु बसव ने या कृष्ण देव राय में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, प्रसिद्ध साहित्य अमुदा माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ कृष्ण देव राय द्वारा संकलित किया गया। तो ये ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। तो किसने ये लिखा है, कृष्णदेव राय संकलित किया गया, ठीक है। अमुद्रा माल्यद तेलुगु भाषा में लिखित है। तो किस भाषा में, तेलुगु भाषा में लिखित है। श्री कृष्णदेव राय ने जवाबती कल्याण भी लिखा है। तो क्या लिखा है, जवांती कल्याण भी लिखा है। यह एक काव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह के बारे में वर्णन है, ठीक है। तो ये किसके बारे में, भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के सबसे महान शासक थे। तो किस वंश के थे, तुलुव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे, जिन्हें अष्टादिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, श्री कृष्णदेव राय के काल को ही तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो श्री कृष्ण के काल को ही तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसका, 15 प्रश्न है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में। किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 में हसन गंगू ने की थी? संगम, बहमनी, काकती या विजयनगर, ठीक है। तो इसका प्रश्न बताना है कि किस साम्राज्य ने स्थापना 1347 में हमन गंगू ने की थी, ठीक है। तो किसने की थी, 15 बताइए। 15 क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका आंसर है बहमनी ने, ठीक है, बहमनी ने 1347 को हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य का था, दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 में एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमत शाह हसन गंगू ने की, ठीक है। तो ये बहमनी साम्राज्य एक कब हुई स्थापना, 13 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन के बहमत शाह हसन ने की थी। इसका प्रसिद्धि हिंदू विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है। आगे देखते हैं। बहमत शाह उर्फ हसन गंगू पहला मुस्लिम शासक था, ठीक है, जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय लिया, ठीक है। पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय लिया। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम एहसानाबाद रखा, ठीक है। एहसानाबाद इसने राजधानी का नाम रखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। ये आरपीएफ ऐसा ही पूछा गया था दोस्तों 2019 में।
निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? 51 क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन था जो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, ठीक है। निकोला दा कॉन्टी, विलियम हॉकिंस, डोमिंगो पेस या अब्दुल रजक, ठीक है। तो बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर है सी, डोमिंगो पेस, जो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। डोमिंगो पेस भारत में अब तक के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया, ठीक है। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था। तो कौन था ये? पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पेस ने वर्ष 1520 1520 के आसपास विजयनगर का दौरा किया। तो इसने विजयनगर का दौरा कब किया? 1522 में, 1520 में, ठीक है। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था, याद रखना पुर्तगाली यात्री। इसने डोमिंगो पेस वर्ष 1520 में आसपास विजयनगर की दौरा किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आंसर, भक्ति के किस शाखा के अतिरिक्त ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? वैष्णव, निर्गुण, सगुण या शैव? तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर? 5 सेकंड आपके पास, बताइए कि भक्ति के किस शाखा के अतिरिक्त ईश्वर ने निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? इसका आंसर होगा निर्गुण की परिकल्पना की गई है, ठीक है। इसकी थ्योरी देखते हैं आगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? भक्ति की निर्गुण शाखा के अतिरिक्त ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है, ठीक है। इस शाखा के भक्ति कवि निर्गुणवादी थे। ये कौन थे? निर्गुणवादी थे। राम की उपासना करते थे और गुरु को बहुत सम्मान देते थे तथा जाति पाति के भेदों का अस्वीकार करते थे। यह व्यक्तित्व साधना पर बल देते थे। तो अपने किसमें? व्यक्तित्व साधना पे अपने बल देते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? ये आरपीएफ एसआई पूछेगा 2019 में। 53 आंसर, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? तो दिल्ली के जो प्रसिद्ध शहर सीरी था उसको किसने करवाया था निर्माण? पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? 5 सेकंड दोस्तों आप सोचिए क्या रहे। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप सोचिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण कराया था। इसकी देखते हैं थ्योरी। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और यह किसी मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया पहला शहर था, ठीक है। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन है जो मुस्लिम शासक जिसने सबसे पहले सीरी की बसाया गया शहर है, कौन है, ठीक है। तो बताना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी। तुर्की लोगों को नकल करते हुए सीरी किले का निर्माण किया गया, ठीक है। तो तुर्की लोगों का नकल करते हुए सीरी किले का निर्माण कर दिया गया। ऊपर करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और संपूर्ण भारत पर मंगलों के आक्रमण से बचाव के लिए सीरी के किले का निर्माण किया। तो इसने किस लिए किया था सीरी किले का निर्माण? कि जो मंगलों का आक्रमण बचाव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है ये। आरपीएफ असाइन पूछा है 2019 में, शिफ्ट 2 में पूछा गया था। 54 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहाँ द्वारा नहीं बनवाया गया है? ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला या पंच महल? तो पूछा गया है कि वो कौन है जिसने शाहजहाँ के द्वारा स्मारक नहीं बनाया, ठीक है। तो ये बताना है आपको, तो कौन है। 54 का आंसर क्या रहेगा?
तो जो शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया दोस्तों ये भी याद रखना है। ताजमहल बनवाया शाहजहाँ, ठीक है, मयूर सिंहासन बनवाया है, लाल किला बनवाया, पर ये पंच महल नहीं बनवाया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पंच महल शाहजहाँ ने नहीं बनवाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, इसका थोड़ी आगे थ्योरी देखते हैं। शाहजहाँ द्वारा पंचमहल का निर्माण नहीं कराया गया था। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो पंचमहल है वो अकबर ने द्वारा निर्मित है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचमहल किसने बनवाया, तो आपको याद रखना है पंचमहल अकबर द्वारा निर्मित है। अकबर अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए अनिवार्य रूप से पंचमहल का उपयोग करता था। तो किस लिए करता था, अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए करता था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, ये पूछा आरपीएफ एसआई में। 255 का आंसर प्रश्न है, हरियर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। पूछा जो हरियर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की, आरपीएफ एसआई पूछा गया था। गोलकुंडा, चालुक्य, बीतर या विजयनगर, तो किसकी करवाई थी दोस्तों, हरियर और बुक्का ने, बताइए आप। तो इसका आंसर है विजयनगर, ठीक है। विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का ने कराई थी, ठीक है। इसका देखते हैं आगे थ्योरी। हरियर और बुक्का ने द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में हुई थी, 1336 में, ठीक है, याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित है। तो कहाँ पे, दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है, ठीक है। तो कौन सी नदी आपको याद रखना है, विजयनगर जो तुंगभद्रा की नदी के तट पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है, हुई थी। तो ये बता रहा है कि जो मैं लिखता हूँ तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, 56। निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है, ठीक है, बताना है कौन शासक है जो तुलुव राजवंश से संबंधित है। तेनाली रामन, कृष्णदेवराय, देवराय या बुक्का राय। तो आरपीएफ एसआई पूछा गया दोस्तों ये, तो इसका आंसर है बी, कृष्णदेव राय, ठीक है। आगे इसका देखते हैं थ्योरी। कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश से संबंधित थे, ठीक है। तुलुव राजवंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था, ठीक है। तो ये तुलुव राजवंश विजयनगर का साम्राज्य का तीसरा राजवंश था, ठीक है। तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा वर्ष 1505 में 1505 में कराई गई। तो तुलुव राजवंश स्थापना किसके द्वारा की, वीर नरसिंह द्वारा, ठीक है, 1505 ने। तुलुव राजवंश का शासक कृष्णदेव राय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था, ठीक है। तो तुलुव राजवंश का जो तुलुव है राजवंश का शासक कृष्णदेव राय सबसे संपूर्ण साम्राज्य महान शासक था, ठीक है, याद रखना है आपको। यह आरपीएफ एसआई पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 57। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया, बलबन, रजिया, मुआजम खान या नसीरुद्दीन। तो क्या रहेगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए आप कि जो इल्तुतमिश है उसने उत्तराधिकारी घोषित किसे किया, ठीक है, 57 का आंसर ये। तो इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं इसकी थ्योरी। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो क्या थी रजिया, इल्तुतमिश की पुत्री थी, याद रखनी है। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता ली जा सके, ठीक है। तो बता रहा है कि अन्य मुस्लिम राजकुमारी की तरह उनको भी प्रशासन कार्यों और अभ्यास कराया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनकी
सहायता ली जा सके। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, अपने भाइयों और तुर्क के अमीरों के द्वारा वो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रश्न 58 आरपीएफ ऐसा ही पूछा गया था। ठीक है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो दिल्ली का कौन सुल्तान है जो बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है? कुतुब बिन अहमद, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो क्या रहेगा इसका आंसर बताइए 58 का आंसर। तो इसका आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली सुल्तानों का बाजार नियंत्रण का नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था, ठीक है, उसकी बाजार नियंत्रण नीति। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका आर्थिक सुधारों में सबसे बढ़िया प्रमुख सुधार कौन सा था? बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में लिखी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो बर्नी है उसने अपनी बुक को, क्या नाम है बुक का? तारीख-ए-फिरोजशाही अपनी बुक में लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके ये कुछ नीतियां हैं। इस नीति के कुल 4 बाजार स्थापित किए गए। ठीक है, कितने? 4 बाजार। पहला क्या है? गल्ला बाजार, अनाज मंडी। ठीक है, सराय अदल, कपड़ा बाजार, घोड़ों, गुलामों तथा पशुओं का बाजार। ठीक है, फोर्थ क्या है? सामान्य बाजार। ठीक है, ये 4 बाजार थे जिसने उसको नीति उसकी थी स्थापित किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। तो ये क्या है? 59 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोलता है? तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो बताना कि तो तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1192, 1194 या 1195 या 1199। तो बताना है आपको कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। 5 सेकंड सोचिए आप, क्या इसका आंसर क्या रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, आपको कोई भी हेल्पफुल मिल रही है इस वीडियो से, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी थोड़ा कुछ फ़ायदा मिल सके। और अगर नए आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो। तो तराइन दूसरा लड़ा गया 1192 में। ठीक है, तो इसका आंसर का ए आंसर रहेगा। इसकी देखते हैं थ्योरी कुछ। तराइन का दूसरा लड़ाई वर्ष 1192 में लड़ी गई। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, हराया। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, तराइन की लड़ाई जिसे तावड़ी की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, तो इस तराइन को कौन सी लड़ाई के रूप में जाना जाता है? तरावड़ी। ठीक है, याद रखना है तरावड़ी रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि तराइन की लड़ाई किस लड़ाई के रूप में जाना जाता है, तो आपको याद रखना तावड़ी। ठीक है, इस लड़ाई के पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच वर्ष 1192 से लेकर 1191 से लेकर 1192 के मध्य 18 बार युद्ध हुआ, 18 बार युद्ध हुआ। ठीक है, कितनी बार? 18। याद रखना है कि पूछ सकता क्वेश्चन जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कितनी बार युद्ध हुआ, तो आपको याद रखना है 18 बार युद्ध हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये 60 क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? 12वीं, 13वीं, 15वीं या 18वीं। ठीक है, तो बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक देव जी के अनुयायी सिख कहलाए हैं। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया है। ठीक है, तो गुरु नानक ने क्या है, जो लोगों के लिए बिल्कुल फ्री मुफ्त भोजनालय स्थापित किया है, जिसे गुरु अंगद देव ने
स्थायी बनाया था। तो किसने बनाया था स्थायी? श्री गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये आरआरबी एनटीपी से 2021 पूछा गया था। 61 क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अजमेर में इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ठीक है, तो अजमेर में इससे किस सूफी संबंधित है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या बंदाबाज गेसु दराज। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत के संबंधित है? तो क्या रहेगा दोस्तों 61 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आंसर बी रहेगा। देखते हैं दोस्तों इसकी कुछ थ्योरी। ये दोस्तों इसका फर्स्ट पॉइंट है, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित। किससे संबंधित है? सूफी। ठीक है, अजमेर शरीफ दरगाह को भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ठीक है, और यह अजमेर का एक प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, इस दरगाह में आस्था, जाति, धर्म, नस्ल या धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी को पूजा करने की मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। ये 62 क्वेश्चन दोस्तों क्या क्या बोल रहा है, विशिष्टा देव दर्शन के संस्थापक कौन है? पहला विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, निम्बाकराचार्य या रामानुचार्य। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर है दोस्तों रामानुचार्य। ठीक है, तो देखते हैं इसकी। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुचार्य थे। विशिष्टाद्वैत के अर्थ है योग अर्थ दैव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, रामानुज एक तमिल ब्राह्मण थे और वैष्णववाद के सबसे महत्वपूर्ण विरोधियों में से एक थे। रामानुज ने श्री भाष्य और गीता भाष्य लिखी थी। तो उन्होंने कौन क्या लिखी थी? श्री भाष्य और गीता भाष्य। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों 63, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो क्या रहेगा इसका पहला ऑप्शन क्या है, फिरोजा शाह तुगलक के द्वारा, कुतुब बिन अहमद के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो क्या रहेगा 63 का आंसर? तो सोचिए आप एक बार। तो सर इसका आंसर क्या रहेगा? फिरोज शाह तुगलक रहेगा, कुतुब बिन अहमद, इल्तुतमिश या कुली कुतुब शाह ने। तो 63 का दोस्तों आंसर है बी, कुतुब बिन अहमद ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था 1193 में। नेक्स्ट देखते हैं इसका वो देखते हैं थ्योरी। कुतुब मीनार ने दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की इमारत है, जिसका निर्माण 1193 दिल्ली सल्तनत के कुतुब बिन अहमद ने कराया था। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो ये कुतुब मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर वो भी है, यूनेस्को की साइड में है। ठीक है, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन 64 आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इनमें से किसने अजमेर में 28 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया है? तो इसने पूछा है कि अजमेर में कौन है जिसमें 28 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया है? नूरजहां ने, कुतुब बिन अहमद ने, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया सुल्तान ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर 64 का दोस्तों? तो इसका आंसर भी यही है, कुतुब बिन अहमद। ठीक है, कुतुब बिन अहमद ने अजमेर में 28 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया है। इसके देखते हैं थ्योरी क्या कह रहा है। अजमेर में 28 दिन का झोपड़ा कुतुब बिन अहमद ने निर्मित कराया। कहा जाता है कि 28 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में निर्मित किया गया था। ठीक है, तो कितने दिन में? 2.5 दिन में ये निर्मित किया गया था, इसलिए इसका नाम 28 दिन का झोपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत विद्यालय को नष्ट कर मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसका
गवर्नर कुतुबुद्दीन अहमद ने 1144 में कराया था। ठीक है, तो एक बार फिर से बताता हूँ दोस्तों मैं, ये फिर से बताता हूँ आपको। कहा जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा ढाई दिन में निर्मित किया गया था, इसलिए इसका नाम 28 दिन का झोपड़ा पड़ा गया। इसका निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत विद्यालय को नष्ट कर मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसकी गवर्नर कुतुबुद्दीन अहमद 1194 में कराया था। ठीक है, तो जब इसके अहमद गौरी को आदेश के बाद गवर्नर कुतुबुद्दीन अहमद के 1940 में ये निर्माण करा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किसके द्वारा मारा गया था? तो बताया गया इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई किससे मारा गया था, किसने मार दिया था? मोहम्मद शाह ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बाबर ने या तैमूर ने। तो ये दोस्तों आंसर यार आपको पता होगा, काफ़ी आसान प्रश्न है ये। तो क्या रहेगा 65 का? तो इसका आंसर है बाबर ने। पहले मैं दोस्तों ऊपर बता चुका हूँ कि इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ में लड़ाई हुई थी और बाबर जीत गया था, तो इसका आंसर बाबर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं थ्योरी। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 मतलब 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में लड़ा गया था। ठीक है, तो कहाँ लड़ा गया था? पानीपत में। पानीपत यह स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत का निर्णय को लेकर कई निर्णायक युद्ध लड़े गए। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के बाद ये किसमें यहाँ पे का वो काफ़ी निर्णायक युद्ध लड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 66 निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? बलबन, मलिक कफूर या अलाउद्दीन खिलजी? इसका दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, या जलालुद्दीन फिरोज शाह। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? ये पूछा आरआरबी ग्रुप डी में। तो इसका आंसर है जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक, खिलजी वंश का प्रथम शासक था। इसका देखते नीचे इसकी थ्योरी। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। ठीक है, अपनी योग्यता के बल पर इसने जहादार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में सामान का सूबेदार बना। ठीक है, फिर इसने काफ़ी अपने योग्यता पे जहादार शाही अंगरक्षक बना और फिर बाद में सामान का सूबेदार बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रश्न। ये पूछा गया था आरपीएफ एसआई में। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह? तो क्या रहेगा 65 का दोस्तों आंसर की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के किसने निर्माण कराया? 67 का दोस्तों आंसर बताना है आपको, क्या रहेगा? तो जो जामा मस्जिद है वो कराया था शाहजहां ने। ठीक है, याद रखना है, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। इसका सही देखते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद को बनने में 12 वर्ष लगे। इसका निर्माण 1644 में शुरू किया 1644 में, और यह 1656 तक बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण कब से कब तक कराया गया? 1644 से लेके 1656 तक। ऊपर करते क्या है? शाहजहां इस्लामी वास्तुकला के एक प्रसिद्ध रक्षक थे। ठीक है, तो जो शाहजहां थे वास्तुकला के क्या थे? प्रसिद्ध रक्षक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आरपीएफ एसआई पूछा गया था। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो दिल्ली कौन सुल्तान था जिसने टका और जीतल को सिक्कों को प्रचलित किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश में? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए आप। 68 का क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको काफ़ी जल्दी से पढ़ा रहा हूँ कि अगर कम टाइम में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। साथ में आपको मैं थ्योरी करा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो स्लो तब भी स्लो लग रही तो ऊपर में दोस्तों 3 बटन होती है ऐसे करके यहाँ आप जाके अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, या 1.5 कर ले, या 1.25 कर लीजिए, या 2x कर लीजिए। आप जैसा आपके ठीक लगे आप वो कर लीजिए।
तो आपके कम समय में ज़्यादा प्रश्न कर सकते हैं और साथ में थ्योरी भी लगा सकते हैं। तो क्या रहेगा दोस्तों 68 का आंसर? तो 68 का आंसर है इल्तुतमिश ने दिल्ली सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया। ठीक है, इसकी वो देखते हैं थ्योरी कुछ। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया। इल्तुतमिश कुतुब बिन अहमद का एक उत्तराधिकारी था। तो इल्तुतमिश कौन था? कुतुब बिन अहमद का एक उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था। तो वह क्या? दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। तो इसका वंश का मामलुक वंश था। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। तो ये पहले लाहौर को राजधानी बनाने नहीं बनाया, पर किसको बनाया? दिल्ली को राजधानी बनवाया। ठीक है, इसमें दो प्रश्न 69 देखते हैं क्या है। आरपीएफ एसआई में ही पूछा गया था दोस्तों। प्रसिद्ध रचना तुतिमाना किसके शासनकाल में रची गई थी? ठीक है, तो पूछा गया है तो जो रचना है तुतिमाना किसके शासनकाल में रची गई? बाबर के, अकबर के, औरंगजेब के, हुमायूं के? तो क्या रहेगा दोस्तों? आरपीएफ एसआई पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन। तो 69 क्या होगा? तो जो रचना तुतिमाना है वो अकबर के शासनकाल में रची गई। ठीक है, इसके वो देखते हैं कुछ थ्योरी। प्रसिद्ध रचना तुतिमाना अकबर के शासनकाल में रची गई। तुतिमाना जिसका जिसका शब्द अर्थ है एक तोते की दास्ता। ठीक है, इसका अर्थ है एक तोते की दास्ता। तुतिमाना फारसी वर्ष 52 कहानियों का एक संग्रह है जिसे एक मिनट दोस्तों, जिसे जिया अलुद्दीन नक्शबंदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है? तुतिमाना एक फारसी 52 कहानियों का एक संग्रह है जिसे जिया अल दीन नक्शबंदी द्वारा लिखा गया है। 14वीं शताब्दी का यह फारसी मूल ग्रंथ 12वीं शताब्दी के नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या इसमें लास्ट में क्या बोला? 12वीं शताब्दी का यह फारसी मूल ग्रंथ 14वीं शताब्दी का ये फारसी मूल ग्रंथ 12वीं शताब्दी के नेक्स्ट देखते हैं कि एक संकलय की पुनरावृत्ति था जिसकी शीर्षक शुक सपत्ति अर्थात तोते की 70 दास्तानें। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाइए। तो इसमें क्या बोला? एक संस्कृत संकलन की पुनरावृत्ति तथा जिसकी शीर्षक शुक सपत्ति अर्थात तोते की 70 दास्तानें था। ठीक है, तो 70वां लास्ट ही प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 70 क्या रही है? आरपीएफ एसआई में पूछा गया था शिफ्ट 2 में। ठीक है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो तुगलकाबाद शहर है उसकी स्थापना किसने? फिरोजशाह तुगलक ने, ग्यारुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, महमूद तुगलक ने। तो इसका आंसर दोस्तों रहेगा बी, ग्यारुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, इसके थ्योरी देखते हैं। लास्ट प्रश्न दोस्तों ये, तुगलकाबाद शहर का स्थापना ग्यारुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, उसका शासनकाल वर्ष 1320 से 1325 तक था। ठीक है, 5 साल इसका वर्ष शासन था। तुगलकाबाद का किला दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरा शहर है। ठीक है, तो दिल्ली के इसमें 7 शहरों में तीसरा शहर है। इसके अवशेष कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो कुतुब मीनार के 8 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तुगलकाबाद किले का निर्माण वर्ष 1320 से 1325 तक 1320 से लेकर 1325 के मध्य हुआ। ठीक है, इस किले की आदिल शाह का किला भी कहा जाता है। तो इस किले को क्या जाता है? आदिल शाह किला भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है तो ये आज की वीडियो यहाँ तक है, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी होती जा रही है दोस्तों, 1 घंटे ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। अगर आपको वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी पसंद आई है दोस्तों, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी है, अगर अपने दोस्त को भी भेज सकते हैं दोस्तों। अगर आप नए आए बने रहिए दोस्तों। इसके साथ मैं यहाँ से मैं 71 क्वेश्चन दोस्तों आगे कराऊंगा। आज मैं यहाँ से 70 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। बाकी के अगर आप कोई भी दिक्कत पड़े तो आप दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी दे के रखी है, अगर वहाँ भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप उसमें मैसेज कर दे दें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।